नमस्कार साथियों। करंट अफेयर्स के नए इशू में हम लोग अब इस वीडियो के साथ साथ हैं। देखते हैं अगले क्या प्रश्न हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगले लगभग साल भर तक ये करंट के आपके प्रश्न इम्पॉर्टेंट रहेंगे। साल भर तक कोई भी परीक्षा होगी यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है, कुछ इसमें पुरस्कारों की चर्चा है। गांधी शांति पुरस्कार जो कि संस्कृत मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। 2019 और 20 कोरोना काल के कारण 19 का घोषित नहीं हुआ था, तो 19 और 20 दोनों के लिए घोषणा की गई है। किसे प्रदान किया जाएगा? 2019 का प्रदान किया जाएगा सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद। सुल्तान हैं काबूस बिन सैद अल सैद, ये ओमान के सुल्तान हैं, लेकिन इनकी मृत्यु हो चुकी है, दिवंगत हो चुके हैं। इनके मृत्यु के उपरांत इनको पुरस्कार दिया जा रहा है 2019 का। 2020 के लिए हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। इनके बारे में आप जानते ही जानते हैं कि ये बांग्लादेश के स्वतंत्रता में मुख्य भूमिका निभाई थी इन्होंने, ठीक है, अग्रणी भूमिका रही, प्रथम राष्ट्रपति बने। तो बंगबंधु का उपाधि इनको दिया गया है वहाँ बांग्लादेश में। शेख मुजीबुर रहमान इनको दिया गया है। हाल फिलहाल में आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी की यात्रा भी हुई थी बांग्लादेश के लिए, और वहीं पर उन्होंने इस पुरस्कार को उनकी पुत्री को दिया, ठीक है, जो वर्तमान में वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार लिटरेचर से रिलेटेड भारत के सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कारों में ये है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए दिया गया है। 20 लैंग्वेजेस के लिए दिया जाता है, 20 भाषाओं के लिए दिया जाता है। लेकिन अब 20 भाषाएं तो याद नहीं होंगी। हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो हिंदी भाषा तो जरूरी है, ठीक है। और कोई फेमस पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी हो, किसी भी भाषा का हो, उसको मिला हो। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनते हैं, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हिंदी भाषा में अनामिका को मिला है, ठीक है, हिंदी भाषा में अनामिका को मिला है, ठीक है। कवयित्री हैं जिनकी कृति है टोकरी में दिगांत थेरी गाथा 2014। इस कृति को चुना गया और उसकी लेखिका अनामिका जी को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया। और दूसरा जो भाषा रही वो कन्नड़ भाषा। तो कन्नड़ भाषा हिंदी भाषी क्षेत्र में तो बोली नहीं जाती है, लेकिन जिसको मिला वो प्रसिद्ध व्यक्तित्व में आते हैं वर्तमान के श्री वीरप्पा मोइली जी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। वीरप्पा मोइली जी को पहले भी पुरस्कार मिल चुके हैं, ठीक है, इनके महाकाव्यों के लिए। तो इस बार मिला है, इनका महाकाव्य है श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम। श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम, इस पुस्तक के महाकाव्य के लिए वीरप्पा मोइली जी को पुरस्कार मिला है। और ये कन्नड़ भाषा के हैं, ठीक है। किस भाषा के? भाषा भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्नड़ भाषा के जो है रचयिता हैं, इन्होंने ये महाकाव्य लिखा है जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अगला पुरस्कार मूवीज से रिलेटेड है, हर वर्ष दिया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। फिल्मों से रिलेटेड बहुत से पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन अगर प्रश्नों को देखा जाए तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है। और ज़्यादा प्रश्न आते हैं तो उसके हिसाब से आपको जानना भी पड़ेगा। इस बार 67वां, ठीक है, 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, ठीक है, कौन सी फिल्म? इस मरक्कर के लिए दिया गया है, ठीक है। मरक्कर ओरबे, ठीक है, ओरेबी मकान दिलते सिंहम, ठीक, साउथ की मूवी है, ठीक है। ओरे बिमका दलितम सिंहम, ठीक है। तो उसके लिए मरक्कर आप याद रख सकते हैं, आगे का हो सकता है ना याद हो। मलयालम भाषा की मूवी है, ठीक है, मलयालम भाषा की मूवी है। और आप जानते हैं मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? केरला में बोली जाती है। उसके लिए इस पिक्चर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ, वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री दोनों हिंदी भाषा से जुड़े पर्सन्स को दिया गया है। तो अभिनेता के रूप में मनोज बाजपेयी को मिला, जिनकी फिल्म भोसले आई थी, ठीक है,
मनोज भाई जी वाजपेयी जी को मिला। और अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत जी को मिला, जिनकी मूवी मड़कड़का और पंगा नाम की 2 मूवीज आई थी, दोनों बॉक्स ऑफिस पर भी काफी सफल रही थी। ठीक है, तो ये 2 लोगों को, मनोज वाजपेयी, कंगना रनौत, इन दोनों लोगों को आपको याद रखना है अभिनेता और अभिनेत्री के रूप में। और फिल्म के रूप में मलयालम भाषा की मरक्कर शब्द याद रखिए, उतना आपका पर्याप्त है। ठीक, साहित्य से रिलेटेड और पुरस्कार भी हैं। सरस्वती सम्मान दिया गया है, ठीक है, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को, सरस्वती सम्मान डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। इनका उपन्यास है सनातन, जो कि मराठी भाषा में है, सनातन उपन्यास के लिए जो कि मराठी भाषा में है। व्यास सम्मान दिया गया है प्रोफेसर शरद पगारे को, हिंदी भाषा के जो है साहित्यकार हैं। ठीक है, व्यास सम्मान हिंदी भाषा के लिए दिया गया है प्रोफेसर शरद पगारे जी को, जिनका उपन्यास है पाटिलपुत्र की साम्राज्ञी। ठीक है, पाटिलपुत्र की साम्राज्ञी उपन्यास के लिए प्रोफेसर शरद पगारे जी को दिया गया है, जो कि हिंदी भाषा में है। बिहारी सम्मान श्री मोहन कृष्ण बोहरा जी को दिया गया है। इन्होंने आलोचनाकृत लिखी है। ठीक है, आलोचनाकृत मतलब किसी पर्सनालिटी या बुक को लेकर के क्रिटिसिज्म किया जाता है, तो इनका विषय तस्लीमा नसरीन जी थी, संघर्ष और उपन्यास, यानी कि इनका संघर्ष तस्लीमा नसरीन का, और साहित्य जो इन्होंने लिखा है उसी से रिलेटेड आलोचनाकृत इन्होंने लिखी है श्री मोहन कृष्ण बोहरा जी ने। ठीक है, उसके लिए इन्हें बिहारी सम्मान दिया गया है। तस्लीमा नसरीन जी को आप जानते हैं, बांग्लादेश की हैं, जो कि भारत में रहती हैं, वहां पर सुरक्षा कारणों की वजह से नहीं रहती हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो कि मानकर चलिए लगभग आना ही आना है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, जब भी दिया जाता है, ठीक है, कोई भी एग्जामिनेशन होता है, लगभग सभी जगहों पर यह पूछा जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 के लिए दिया गया है रजनीकांत जी को। ठीक है, दक्षिण के एक सुपरस्टार हैं, बॉलीवुड में भी इनका अपना नाम है, बॉलीवुड में भी कई मूवीज में इन्होंने काम किया है, इनकी मूवीज हैं, रजनीकांत जी को दिया गया है। और वहीं इम्पॉर्टेंट होने की वजह से 2018 का भी जानिए, 2018 का श्री अमिताभ बच्चन जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में सरकार की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्रेविटी वाला पुरस्कार माना जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, 19 का रजनीकांत जी, 18 का अमिताभ बच्चन जी। ठीक है, कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन है, जैसे हाल ही में यूएनओ ने मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो मोटे अनाज, आप जानते हैं कि मोटे अनाजों पर पूरे विश्व में विशेष चर्चा चल रही है। रीजन क्या है? ठीक है, रीजन क्या है? क्लाइमेट चेंज को सहने की क्षमता इनमें ज़्यादा है। आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह बढ़ रही है, उस हिसाब से मोटे अनाजों को एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। और दूसरी विशेषता यह है कि इनमें मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा है, पोषण इनसे ज़्यादा प्राप्त होता है मिलेट से। इस वजह से इस पर लगातार भारत के साथ साथ पूरा विश्व भी फोकस कर रहा है। तो मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष चुना गया है यूएनओ के द्वारा 2023 को। ठीक है, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष चुना गया है, यूएनओ ने घोषित किया है, ताकि पूरे वर्ष भर विश्व में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता फैलाई जा सके, ताकि पोषण की जो इस समय स्थिति है विश्व में, उस कुपोषण को दूर करने के लिए मोटे अनाज बेहतर विकल्प के रूप में है, इस वजह से। ठीक है, कुछ डेटें हैं मार्च की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछी गई हैं। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, लगातार प्रश्न आता है। 10 मार्च निश्चित नहीं है, मार्च के माह में दूसरा बुधवार, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि इस वर्ष मार्च के दूसरे बुधवार को यानी 10 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है, यानी मार्च के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 10 मार्च को पड़ा था। ठीक है,
20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, यानी हंसते मुस्कुराते रहिए, ठीक है, साल भर हंसिए मुस्कुराइए, चाहे ना हंसिए मुस्कुराइए, लेकिन 20 मार्च को जरूर हंसते मुस्कुराते रहिए। और साथ ही साथ एक चिड़िया है जो लुप्त हो रही थी, तो उसके लिए भी जो है पूरे विश्व में एक आंदोलन चला। भारत में विशेष तौर पर विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। बहुत जगहों पर बहुतायत में पाई जाती हैं घरेलू चिड़िया के रूप में, ठीक है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को जो है मनाया जाता है। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 22 मार्च विश्व जल दिवस, ठीक है, लगातार सालों भर चर्चा में रहता है और जागरूकता मनाए जाने के लिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया गया है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ मार्च की डेटें हैं, बहुत सी डेटें हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो लगातार प्रश्नों में आती हैं, जिनको जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रश्न क्या बनेंगे उनको पहचानिए, ठीक है। मंथली करंट बहुत होता है, बहुत जगहों पर बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, एक एक लाइन जो कुछ हो रहा है, रोज के घटनाक्रम आपको पढ़ा दिए जा रहे हैं, दिमाग में बहुत ज़्यादा बोझा हो जाता है, कुछ भी नहीं बचेगा। सिलेक्टेड पढ़िए। आप जानते हैं लगातार गांधी शांति पुरस्कार पूछा हुआ है, लगातार साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा हुआ है, लगातार फिल्म फेयर अवार्ड पूछा हुआ है, ये सरस्वती व्यास और बिहारी सम्मान पूछे गए हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार हर वर्ष पूछा जाता है, ठीक है, यूएनओ द्वारा कोई घोषित विशेष वर्ष भी पूछा जाता है, और ये डेट्स भी कमोबेश लगभग सभी लगातार पूछी जाती हैं। तो पूरे महीने के सैकड़ों फैक्ट इकट्ठा करने की जगह प्रश्नों के अकॉर्डिंग आपको सेट करना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, ठीक। बाकी तो न्यूज़पेपर उठाएंगे, हर एक न्यूज करंट का जो है न्यूज होती है, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक जगहों पर दिमाग लगाया जाए। ये आपके सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्लियर है। इनको ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए, ये एग्जाम में आने हैं, ये हर कोई जानता है कि एग्जाम में आने हैं, इस वजह से इनसे जरूर आप अप टू डेट रहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अगले प्रश्न में आते हैं, ठीक है। एक पुस्तक इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेखक इंपॉर्टेंट है, बिल गेट्स, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, बिल गेट्स जी को, माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं बहुत आ रही हैं, उसी के लिए इन्होंने बताया कि कैसे अवॉइड किया जा सके, कैसी जीवन शैली अपनाई जा सके, उस पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, बिल गेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में रहने योग्य स्थानों के लिए हर वर्ष एक इंडेक्स जारी किया जाता है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, यानी पर कहाँ पर रहना ज़्यादा आसान है, इजी है, सुलभ है, ठीक है, सुविधाएं बेहतर हैं, ठीक। तो 2020 के लिए इंडेक्स जारी किया गया है इंडिया का, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। 10 लाख से अधिक वाले जो शहर हैं, ठीक है, शहरों के लिए ही जारी किया जाता है, बेंगलुरु को चुना गया है, सबसे अच्छा है। और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जो शहर हैं उनमें शिमला को चुना गया है कि शिमला सबसे अच्छा है, ठीक है। तो ये दोनों को जानना है, बेंगलुरु और शिमला, ठीक है। तो बेंगलुरु 10 लाख से अधिक, शिमला 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सबसे अच्छा चुना गया है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी हाल फिलहाल में चर्चित रही, जिसको चीन में यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चीन में किस नाम से जानी जाती है ये भी पूछा जा सकता है। चीन कई बांधों को ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रहा है, जिसकी वजह से भारत और बांग्लादेश को समस्या होने की संभावना है। वो नदी का पानी दूसरी ओर मोड़ रहा है, इसका विरोध किया जाता है भारत द्वारा, और उसी वजह से ये चर्चित रही है, ठीक है, उसी वजह से चर्चित रही, पानी मोड़ लेने के कारण लगातार चर्चा में है, ठीक है। भारत विरोध कर रहा है, बांग्लादेश विरोध कर रहा है, तो चर्चा में है, प्रश्न आएगा, ठीक। क्या प्रश्न बन सकता है, चीन में इसका नाम क्या है, यारलुंग जांगबो, ठीक है। कौन से बांध निर्माणाधीन है, उनका नाम जांगबू, डागू, जियाचा, जिएक्सू, ठीक है, इन बांधों को वो बना रहा है, जागमू, डागू, जियाचा, जिएक्सू, ठीक। और साथ ही साथ ट्रेडिशनल क्वेश्चन है आपका, उद्गम कहाँ से हुआ है, ठीक है, कई बार आपका प्रश्न आया हुआ है, तो चर्चा में है, आने की पूरी संभावना है।
चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर जो कि मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के पास है। ठीक है, मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के पास है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है और काफी रास्ता चीन, तिब्बत चीन में तय करते हुए भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय होते हुए वो जाके प्रवेश कर जाती है कहाँ पर, बांग्लादेश में, और इसी ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम बदल जाता है। ठीक है, नाम बदल जाता है, जमुना नाम से जानी जाने लगती है। ठीक है, फिर गंगा जो कि बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है, उसमें मिल करके पद्मा नाम से जानी जाने लगती है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी आपका चर्चा होने की वजह से, और वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप जाने रहिए। ठीक है, विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ठीक है, 2021 के लिए जारी किया गया है। यानी कि लैंगिक असमानता पर लगातार वैश्विक रूप में चर्चा चलती है, देश में चर्चा चलती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, हर एक चीज है, सुविधाएं भी बढ़ रही हैं, लेकिन इस साल की रिपोर्ट बहुत गड़बड़ आई है भारत के पक्ष में। ठीक है, ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है, 156 देशों के लिए जारी की गई है। ठीक है, जिसमें भारत का 140वां स्थान है, 28 अंकों की गिरावट है। ये एक चिंता का विषय है कि भारत में भारत का स्थान 156 देशों में 140वां है, और वो भी पिछले वर्ष की तुलना में 28 अंकों की गिरावट के साथ। तो इतना ज़्यादा ये चर्चित विषय रहा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट यानी कि मेल फीमेल में जो असमानताएं हैं उसके आधार पर जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। 156 देशों में भारत का 140वां स्थान है, 28 पॉइंट नीचे गिरावट हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद एक पॉजिटिव खबर भी है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है, आप जानते हैं। सुपरसोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, सारी बातें आप जानते हैं। हाल फिलहाल में क्यों चर्चा में रहा, तो इस बात को भी आप जानिए। प्रशांत महासागर में फिलीपींस नाम का एक देश है, जिसकी चाइना से लगातार तनातनी बनी रहती है। ठीक है, चाइना दक्षिण चीन सागर में अपनी सीमा से अधिक हस्तक्षेप करता है, फिलीपींस उसका विरोध करता है। फिलीपींस भारत का मित्र राष्ट्र है, तो भारत और फिलीपींस के बीच समझौता हुआ है। किसके लिए? भारत ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को बेचेगा, यानी कि फिलीपींस की भी ताकत मजबूत होगी और भारत फिलीपींस का संबंध भी और मजबूत बनेगा। और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल यदि फिलीपींस में भी तैनात होती है तो चीन पर अतिरिक्त दबाव भी बनेगा। हो सकता है बात समझ में आ जाए या ना आए, वो उसको समझ में तो आता नहीं है, आप भी जानते हैं, लेकिन ऐसा समझौता हुआ है। यानी ब्रह्मोस मिसाइल ठीक है, भारत की ब्रह्मपुत्र और ठीक है मस्कोवा नदी रसिया की, इनके संयुक्त नाम पर पड़ा है ब्रह्मोस नाम। भारत रूस की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और अब डेवलप हो गया है, भारत फिलीपींस को बेचेगा। ठीक है, फुगाकू, ठीक, फुगाकू नाम अचानक चर्चा में आया। किस बिहाफ पे चर्चा में आया? ये विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। वर्तमान में विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है फुगाकू, जो कि जापान में सिचुएटेड है, जापान ने इसका निर्माण किया है। तो प्रश्न सुपर कंप्यूटर से बहुत बार आए हुए हैं, इसलिए चर्चा में है, इसको जरूर जानिए। फुगाकू जापान का सुपर कंप्यूटर है, जो कि इस समय वर्तमान के विश्व में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों में से एक, यानी कि है, खुद भी है और भी बहुत से शक्तिशाली है, लेकिन नंबर 1 पर ये चल रहा है। ठीक है, फुगाकू। ठीक, इनमास चर्चा में रहा, कोरोना काल के दौरान इनमास चर्चा में रहा। इनमास का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, कई प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस। ठीक है, ये वर्तमान का भारत का सबसे अच्छे रिसर्च सेंटरों में है। ठीक है, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए, और खास बात क्या है, ये डीआरडीओ का एक विशेष उपक्रम है। ये डीआरडीओ का, और डीआरडीओ की विश्वसनीयता आप जानते ही जानते हैं।
डीआरडीओ का विशेष उपक्रम है इनमास, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस नई नई रिसर्च कर रहा है चिकित्सा क्षेत्र में, और इसने चर्चा में हाल फिलहाल में क्यों रहा? 2DG 2DG नाम की एक दवा बनाई है जो कोरोना के इलाज में यूज होती है। 2DG नाम की, 2DG भी प्रश्न है, इनमास भी प्रश्न है, डीआरडीओ का ये एक उपक्रम है, यह भी प्रश्न है। तो सारी बातों पर ध्यान रखते हुए, और 2DG का फुल फॉर्म है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज इसका फुल फॉर्म है, जो कि कोरोना की दवा है। तो कोरोना पिछले कुछ समय से लगातार सबसे चर्चित मुद्दा रहा है, इसलिए कोरोना से कोई ना कोई प्रश्न आता है, आना ही आना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में एक आपका रहेगा, ठीक है। 2DG कोरोना की दवा, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ठीक है। इसी कोरोना काल के दौरान ऑपरेशन समुद्र सेतु चर्चा में रहा। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 हो चुके हैं, पहला और दूसरा, 2 ऑपरेशन समुद्र सेतु हो चुके हैं। लेटेस्ट दूसरा रहा। क्या हुआ? आप जानते हैं कि अचानक कोरोना की लहर बढ़ने के कारण, पिछले कुछ समय पहले अचानक कोरोना बहुत तेजी से रिपीट हुआ, जिसके कारण ऑक्सीजन आदि की, दवाओं आदि की, मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी हो गई और बहुत त्राहि त्राहि मची थी। तो उस दौरान ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया। सेकंड, विदेशों से ऑक्सीजन और चिकित्सा सामग्री मंगाने के लिए, ठीक है, विदेशों से ऑक्सीजन और चिकित्सा सामग्री मंगाने के लिए, जिसमें मुख्य रूप से आईएनएस जलाश्व ने भाग लिया, और आईएनएस कोच्चि, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस एरावत, आईएनएस टबर, तमाम हमारे जो पानी के जहाज हैं, सेना से जुड़े हुए जहाज हैं, ठीक है, इन सब जहाजों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और जो बीमार थे उनके लिए ऑक्सीजन, मेडिकल इक्विपमेंट्स, तमाम चीज़ों की व्यवस्था सुलभ कराई। बहुत चर्चित रहा ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो सेकंड वाला ऑक्सीजन और चिकित्सा सामग्री के लिए, और फर्स्ट वाला जो चर्चित था वो पिछले वर्ष चर्चित था, विदेशों में जो कोरोना के कारण भारतीय फंस गए थे, उनको घर लाने के लिए, लोगों को जल मार्ग से घर लाने के लिए फर्स्ट चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु, यानी समुद्र में एक पुल के रूप में कार्य किया गया और लोगों को घर लाया गया। और फिर जरूरत पड़ी तो सेकंड पार्ट उस ऑपरेशन का चला करके मेडिकल इक्विपमेंट और अदर एसेसरीज को भी लाया गया भारत के लोगों के लिए, ठीक। फिर आईएनएस राजपूत भी चर्चित रहा। ये एक अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कभी कभी ऐसा होता है और वो प्रश्न बन जाते हैं। आईएनएस राजपूत हमारे यहाँ 1970 के दशक से, ठीक है, यहाँ भारत में कार्य कर रहा था, सेना में विध्वंसक पोत के रूप में, ठीक है, विध्वंसक पोत के रूप में। और ये भारत का पहला विध्वंसक पोत था, ठीक है, ये आईएनएस राजपूत भारत का पहला विध्वंसक पोत था, ठीक है। हाल ही में कार्यमुक्त हुआ है, हाल ही में कार्यमुक्त हुआ है, यानी रिटायर हो गया है, इस वजह से चर्चा में रहा। और इससे जुड़े और कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं? पहला प्रश्न कि इसका निर्माण यूक्रेन में हुआ था, लेकिन उस समय यूक्रेन नहीं था, ठीक है, सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, वहीं पर निर्माण हुआ था, वहीं से खरीदा गया था भारत के द्वारा, ठीक है। और वहां पर नाम नाडेझनी या होप था, ठीक है, नाडेझनी या होप इसका वहां पर नाम था। जब भारत ने खरीद लिया, भारत में आ गया, तो एक और विशेष बात हुई। क्या विशेष बात हुई? थल सेना के रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट से जोड़ दिया गया इसको। सामान्य तौर पर नेवी अपने हिसाब से रेजिमेंट होते हैं, लेकिन इसको क्या किया गया? थल सेना का एक रेजिमेंट, जिसे राजपूत रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है, उससे जोड़ा गया और इसका नाम रखा गया आईएनएस राजपूत, जो कि भारत का पहला विध्वंसक पोत बना, ठीक है, हाल फिलहाल में कार्यमुक्त हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल्ला शाहिद, ये मालदीव के हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब्दुल्ला शाहिद ये मालदीव के हैं। इनको 76वें सत्र के लिए हर वर्ष जब सेशन होता है यूएनओ का, तो अलग अलग अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो इस वर्ष
76वां सत्र होना है। 76वें सत्र के लिए अब्दुल्ला शाहिद जो मालदीव के हैं, इनको अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, महासचिव अलग होता है यूनाइटेड नेशंस का, और सेशन का अध्यक्ष, सत्र का अध्यक्ष अलग होता है। अध्यक्ष हर वर्ष हर सेशन के लिए चुना जाता है, और महासचिव हर वर्ष नहीं चुना जाता है। एक बार चुन लिया गया तो 5 वर्षों तक वो महासचिव रहेगा। ठीक, तो अध्यक्ष चुना गया है 76वें सत्र यूएनओ के अब्दुल्ला शाहिद को, जो कि मालदीव के हैं। ठीक है, जो कि मालदीव के हैं। तो इनको आप याद रखे रहिएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ठीक है, चुने हुए क्वेश्चंस हैं, इधर उधर नहीं आपको भटकना है। ठीक है, बिल्कुल सिलेक्टेड। यहाँ आपके कुछ प्रश्न हुए। ठीक है, इनको आप दोहराइए लगातार। हाल फिलहाल के पत्रों में इन्हें पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब रखिए आप। ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। इसके अगले हिस्से में हम लोग जल्द ही आपके समक्ष उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि कौन से वो चुने हुए क्वेश्चन हैं जो करंट के लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। हर वर्ष खाली उनके नाम बदलते जाते हैं जो भी रिलेटेड पर्सन्स होते हैं, बाकी लगभग पोर्शंस निश्चित हैं कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाने हैं। तो ये कुछ प्रश्नों के साथ हमारा आपका जो है सफ़र रहा। अगले सफ़र के लिए थोड़ा सा समय इंतज़ार करिए। ठीक, अगले प्रश्नों के साथ मैं जल्द से जल्द आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।